ओके, सो लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने 50 तक कवर कर लिए थे क्वेश्चंस। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस जो भी हमारे मतलब इस 25 का पेपर है उसके जो लास्ट 15 है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर चीज़ें सही तरीके से समझ में आ रही तो आप लाइक कर सकते हो। अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो सजेशन भी कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, उसमें आप लोग पुट कर सकते हो। और बाकी तो आई थिंक अगर बॉयज़ के लिए नहीं है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, ओके, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया था कि एक लैग्रांजियन है जो मास m और चार्ज q इस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था उसके लिए गिवन है। ये लैग्रांजियन का एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे b क्या है, वेलोसिटी है, और b स्क्वायर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ओके। इसके बाद बोला गया कि जो आपके ऑप्शंस हैं इसमें जो आपका पी एक्स पी वाई पी जेड है ये मोमेंटम है उस पार्टिकल के अलोंग द एक्स वाई जेड एक्स, और एच हैमिल्टोनियन है। तो आपको बताना था कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, ओके। एज आर लिखा तो मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकते हैं, लेट्स सी। सो इसके अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो इसको सॉल्यूशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि लैग्रांजियन गिवन है तो हैमिल्टोनियन लिख सकते हो और वहाँ से आप लोग कैनोनिकल इक्वेशंस भी लिख सकते हो। सो जो गिवन है पहले हम लोग वो चीज़ें लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे गिवन था कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, लैग्रांजियन गिवन है। लैग्रांजियन को मैंने थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड वे में लिख दिया, क्योंकि ये वेलोसिटी का स्क्वायर था, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। सो ना मेरे पास इतना समझ में आ जाता है इस पर्टिकुलर लैग्रांजियन को देखकर कि मेरे पास नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने हैं, जनरलाइज वेलोसिटी कितनी है, एंड ऑल। अगर ये सारी चीज़ें पता हैं तो मैं आगे की चीज़ें प्रोसीड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शंस गिवन थे वो कुछ इस तरीके से गिवन थे, जिसमें हमको निकालना था क्या क्या, डी एक्स बाई डी टी मतलब बी एक्स की वैल्यू, अगला निकालना था पी डॉट एक्स की वैल्यू, पी डॉट वाई की वैल्यू और हैमिल्टोनियन। सो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जब भी लैग्रेंजियन गिवन हो तो हम लोग किस तरीके से मोमेंटम लिखते हैं, किस तरीके से वेलोसिटी निकालते हैं एंड ऑल थिंग्स। सो अगर मेरे को लैग्रेंजियन पता है तो मैं कैनोनिकल मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू एक्स कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ जो कि हमको पता है। सो जब यहाँ से मैं लैग्रेंजियन को एल को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करता हूँ पार्सली, सो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो निकल के आता है ये, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहूँ बी एक्स की वैल्यू जो कि एक्स डॉट है, जिसको हम लोग डी एक्स बाई डी टी बोलते हैं, इसको अगर मैं निकालता हूँ तो वो निकल के आता है ये, जो कि पहले ऑप्शन ए में पूछा गया था। तो अगर ऑप्शन ए देखोगे तो उसमें बोला गया था कि जो एक्स डॉट है वो पी एक्स माइनस करके है, मतलब बीच में नेगेटिव साइन है, बट हमारा कितना आ रहा, पॉजिटिव साइन आ रहा, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा गया था, सेकंड ऑप्शन में पूछा गया था पी एक्स डॉट मतलब डी पी एक्स बाई डी टी। सो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे तो इतना तो मेरे को पता है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द मोशन, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द मोशन जो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, ये हमारी क्या है इक्वेशन ऑफ द मोशन। और इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैनोनिकल मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको डी पी एक्स लिख मतलब पी एक्स लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये पी एक्स डॉट लिख सकता हूँ, राइट। और पी एक्स डॉट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल एल बाई डेल एक्स। तो अगर लैग्रांजियन गिवन है तो पी एक्स डॉट भी निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ये चीज़ मुझे करना क्या है कि लैग्रांजियन को एल के वो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे एल गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा पी एक्स डॉट हमारा इतना। बट अगर जब मैं ऑप्शन में देखता हूँ इसकी वैल्यू तो की बी वाई आ रहा, ऑप्शन में देखता हूँ ऑप्शन बी में कि यहाँ पे वी वाई नहीं आ रहा, मतलब वाई डॉट नहीं आ रहा, तो वाई डॉट को मतलब क्या करूँगा मैं रिप्लेस करूँगा। तो वाई डॉट को रिप्लेस करने के लिए मैं क्या कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, सिंपल सा कैनोनिकल मोमेंटम वाला। सो ये वाला मैंने फार्मूला लगाया, यहाँ से मेरे को क्या निकल के आ जाएगा, बी वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो यहाँ से बी वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। सो ये बी वाई की वैल्यू मैं पुट करूँगा इस वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, तो यहाँ से डी पी बाई डी टी की वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है ये, और यही ऑप्शन बी में गिवन थी। ओके, सो इस तरीके से कह सकते हो कि ऑप्शन बी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से चेक कर दिखा देता हूँ कि इसमें ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट थे। ओके, सो यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ इसके बाद हम लोग ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या क्या बोला गया था कि आपको निकालना है डी पी वाई बाई डी टी, मतलब पी वाई डॉट निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। सो पी वाई डॉट के लिए फिर से हम लोग सेम लैग्रेंजियन इक्वेशन लगाएंगे अब इसमें किस में लगाना है, वो वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो हमारे पास जो डी पी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है वो निकल के आती है डेल वाई, है ना, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द मोशन। सो एल को हमको डिफ्रेंशिएट करना पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो मेरे पास लैग्रेंजियन गिवन था, मैं जब वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास निकल के आता है माइनस का क्यू बी बी एक्स। ओके, ये लैग्रेंजियन के ऊपर एक्सप्रेशन गिवन था, इसको मेरे को डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा ये वाला। सो यही हमारी क्या है यहाँ पे पी वाई डॉट की वैल्यू ये है। अब मैं निकालूंगा क्या, क्योंकि यहाँ पे बी एक्स मेरे को पता नहीं है और बी एक्स मैं निकाल चुका हूँ ऑप्शन ए से, यहाँ से, है ना, यहाँ से मैं निकाल चुका था बी एक्स की वैल्यू। ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और यही चीज़ ऑप्शन सी में गिवन थी। ओके, तो इस तरीके से बोल सकते हो कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि गिवन थी। नाउ लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको बताना था हैमिल्टोनियन के बारे में कि अगर लैग्रेंजियन के में तो हैमिल्टोनियन किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये आपका दो तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अगर लैग्रेंजियन के बिना तो हैमिल्टोनियन निकालने का तरीका बहुत आसान है। बशर्ते हमको एक चीज़ याद रखनी है कि हैमिल्टोनियन जो है वो किसका किसका फंक्शन होता है, मोमेंटम और क्यू डॉट, वो मोमेंटम क्यू और टी का। सो हैमिल्टोनियन में जब कभी भी हैमिल्टोनियन लिखो तो आपको हमेशा याद रखना है कि हैमिल्टोनियन को आप लोग किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे, मोमेंटम, कोऑर्डिनेट और टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, हाँ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्यू डॉट की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और लैग्रेंजियन की वैल्यू भी पुट करेंगे। जहाँ जहाँ पे क्यू डॉट होगा वहाँ पे मोमेंटम से रिप्लेस करेंगे उसको, तो हमारा हैमिल्टोनियन निकल के आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो जनरल कोऑर्डिनेट है वो 3 है, तो ये जो समेशन है वो 3 कोऑर्डिनेट पर लगेगा, एक्स वाई जेड पे। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हैमिल्टोनियन के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है, एक्स डॉट, वाई डॉट, जेड डॉट, और लैग्रेंजियन में भी पुट करना है इनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी, और आपका हैमिल्टोनियन आ जाएगा। पहला तरीका जो लोग नॉर्मली करते हैं। दूसरा, या तो मान लो शॉर्ट ट्रिक या मान लो इसका रिजल्ट। शॉर्ट ट्रिक यह है कि अगर मान के चलो लैग्रेंजियन में इस तरीके का टर्म प्रेजेंट है, जैसे फिर से बता दे रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा कि लैग्रेंजियन में मान के चलो ये जनरल कोऑर्डिनेट है, इसका डॉट का स्क्वायर अगर प्रेजेंट है, ओके, और एक है जो मतलब इंडिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर जनरल कोऑर्डिनेट से, मतलब वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। सो इस पर्टिकुलर लैग्रेंजियन के करस्पॉन्डिंग जो हैमिल्टोनियन लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं कि क्यू के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है वो लिख लिया, उसका स्क्वायर लगा दिया, और जो इसका 1/2 रखा, और इसका जो कोफिशिएंट होगा क्यू डॉट स्क्वायर का उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लस साइन है वो माइनस साइन आ जाएगा, और F2 आ जाएगा। बशर्ते याद रखना है F2 किसका फंक्शन नहीं होना चाहिए, क्यू डॉट का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये तब है। सो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर हमारा लैग्रेंजियन कुछ इस तरीके से गिवन है। दूसरी चीज़, अगर हमारा लैग्रेंजियन में ये तो प्रेजेंट है, साथ साथ एक ऐसा कह सकते हो कि टर्म प्रेजेंट है जिसमें क्यू डॉट भी आ रहा है, क्यू डॉट स्क्वायर वाला तो अलग है, क्यू डॉट भी आ रहा, तब हम क्या करते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में हमको पता है कि मोमेंटम तो लिखना है, लेकिन ये अगर क्यू डॉट का जो कोफिशिएंट है उसको नेगेटिव करना है, अब माइनस साइन लगाना है और उसको माइनस कर देना मोमेंटम से, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस साइन आता, ओके। और इसको आपको क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना, डिवाइड में आपको वही आएगा इसके कोफिशिएंट का, तो इसका कोफिशिएंट 1/2 आएगा। यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, और यहाँ पे F3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर प्रेजेंट आपको पता है सेकंड वाली, तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे दिखा देता हूँ। तो डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने क्या किया कि सारे मोमेंटम को मैंने, मतलब सारी वेलोसिटी वाले टर्म को इस तरीके से लिख लिया, जैसे बी एक्स को बी एक्स वाले के साथ, बी वाई को बी वाई वाले के साथ, और जेड को जेड वाले के साथ। तो यहाँ से देख सकते हो कि ये आपका क्या है, एक्स डॉट, और ये क्या है, एक्स डॉट स्क्वायर, ये क्या है 1/2, ध्यान रखना 1/2 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1/2 कर दिया, इसका कोफिशिएंट है तो m आ गया, क्योंकि एक्स डॉट का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखते हैं ना। नाउ अब मैंने बताया था कि इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम को पी एक्स हो गया, यहाँ कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो यहाँ प्लस साइन आएगा, और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे रखोगे, इसका होल स्क्वायर लगाओगे। तो इस तरीके से हमारा ये एक्स के करस्पॉन्डिंग लिख लिया। इसी प्रकार हम लोग वाई के करस्पॉन्डिंग चीज़ लिखेंगे।
ओके। और इसी तरीके हम लोग जेड के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट हैमिल्टोनियन भी लिख सकते हैं। गॉट इट। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 51 कवर हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 52। 52 में बोला गया था कि आपके पास एक बीड है, वो मूव कंस्टेंट मतलब और मूव कर रहा अलोंग द लॉन्ग मासलेस फ्रैक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रॉड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके। रॉड itself is moving vertically upward along the z axis against the gravity with constant speed। ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। स्टार्टिंग फ्रॉम द जेड इक्वल टू जीरो से लेके और जब टी इक्वल टू जीरो है और पहुंच जाता है वो ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टली रहता है। नाउ इसके बाद बोला गया है कि जो पी एक्स पी एच बी जेड है वो आपके कैनोनिकल कंजुगेट मोमेंटम है। और हैमिल्टोनियन के बारे में पूछा गया कि हैमिल्टोनियन में से बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, मतलब फॉर द हैमिल्टोनियन। ओके। सो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, पहले लैग्रांजियन लिखते हैं और उसके बाद हैमिल्टोनियन लिखते हैं। बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो, बट अगर मैं मैथमेटिकली जाऊँ तो भी हमारा आंसर आना चाहिए। सो करते हैं बात। सिस्टम कुछ इस तरीके से मान के चलो, ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें बोला गया था कि एक रॉड है जो अलोंग दी एक्स एक्सिस है और इस तरीके से, मतलब रॉड ऐसी है और इसमें एक बीड डला है और जो बीव है वो ऐसे मूव कर रहा, आगे पीछे मूव कर रहा है। ओके। और ये फिक्स है कि अलोंग एक्स एक्सिस है। तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने एक रॉड बनाई, उसमें बीट डाला ये, और यहाँ पे जेड इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा। ठीक है, ये जेड इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा और ये ऊपर की तरफ भी मूव कर रहा और बीट आपका इसी में मूव करेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा अलोंग द एक्स एक्सिस। नाउ एट टाइम टी पे हम लोग लिखते हैं सारी चीज़ें। सो जब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया था कि एट कांस्टेंट स्पीड, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है। ओके। नाउ तो बोला गया था कि हैमिल्टोनियन क्या होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। सो ये जो चीज़ है, अगर मैं कहूँ कि आपके पास इस तरीके का सिलेंडर है और यहाँ पे एक पार्टिकल है जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो ज्योमेट्री बन रही है वो हम लोग कह सकते हो कि सिलेंडर की तरह है ना। तो यहाँ पे मतलब जब भी लैग्रांजियन लिखते हैं ना, तो वहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए कौन सा यूज़ करना है। सो फॉर दिस पार्टिकुलर बीड पार्टिकल के लिए हम लोग अगर लैग्रांजियन लिखें तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि जो कनेक्ट कर रहा है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ कनेक्ट कर रहा है चीज़ें, तो हम लोग यहाँ को इसमें जो लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी और ये होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे बीड जो है अगेंस्ट ही, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि जेड ग्रेटर देन जीरो के लिए तो यहाँ पे एम जी जेड होगा। और मेरे को पता है लैग्रांजियन हम लोग लिखते हैं टी माइनस बी। सो यहाँ से लैग्रांजियन पुट करने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि इसमें बोला गया था कि आपका क्या कांस्टेंट स्पीड है, और ये भी बोला गया था कि किसी भी प्रकार का रोटेशन नहीं हो रहा। और अगर किसी भी प्रकार का रोटेशन नहीं हो रहा तो इसका मतलब थीटा आपका कितना, जीरो है। अगर थीटा जीरो है तो थीटा डॉट भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके। या फिर कह सकते हो कि नो रोटेशन, मतलब थीटा फिक्स्ड है, थीटा फिक्स्ड है, थीटा डॉट हमारा जीरो हो गया। जीरो हो गया तो हमारे पास जो लैग्रांजियन बचा बाद में वो बचा हमारा ये वाला। इतनी बात क्लियर है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं हैमिल्टोनियन लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे वही तरीका। इसमें कितने कोऑर्डिनेट, वो जनरल कोऑर्डिनेट है आर और थीटा। आर और थीटा करस्पॉन्डिंग मोमेंटम लिख लिया, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, 1/2 कॉमन लिया था तो 1/2 बाहर आ गया। और इसके बाद जो यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा और एम जी जेड आ जाएगा। ओके। सो यहाँ से समझ में आ गया जो हैमिल्टोनियन है वो कुछ इस तरीके से है। अब बात कर लेते हैं क्या हैमिल्टोनियन में कोई फंक्शन ऐसा है जो टाइम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर हमारा हैमिल्टोनियन टाइम से इंडिपेंडेंट है तो वही सिस्टम की क्या कहलाती है, टोटल एनर्जी कहलाती है फॉर द कंजर्वेटिव सिस्टम। बट यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है, क्योंकि ये रॉड है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है जेड की डायरेक्शन के लो। सो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर जेड की वैल्यू, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ उस पर्टिकुलर बीड का, ऑब्वियसली मूव कर रहा। सो वो निकल के आता है बी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से। ओके। सो ये हो जाएगा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि हैमिल्टोनियन भी टाइम पे डिपेंडेंट है। और जब कभी भी हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंडेंट होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो कंजर्व नहीं होता है। और अगर कंजर्व नहीं है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया था कि एच इज़ नॉट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इज नॉट कंजर्व्ड। इतनी बात क्लियर है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 57। 57 जो है वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से है। इसमें बोला गया था कि इन 1D हैमिल्टोनियन सिस्टम एक
क्यू और पी का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से गिवन था, जिसमें कैपिटल क्यू की वैल्यू 1/p और कैपिटल पी की वैल्यू q/p² से लिखा गया। तो उन्होंने बोला गया था कि जो नीचे जो जनरेटिंग फंक्शन है, इस पर्टिकुलर कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सा जनरेटिंग फंक्शन सही है या फिर गलत है, ये चीज़ हमको बतानी थी। ओके, सो इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो क्यू और पी की हेल्प से आप जनरेटिंग फंक्शन निकालो और फिर मैच करो कौन कौन से मैच हो रहे हैं, या फिर जनरेटिंग फंक्शन से हम लोग क्यू और पी की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ऊपर वाले कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म्ड जो कोऑर्डिनेट है वो सही है या नहीं है। सो देखते हैं, दूसरा मेथड हमारा इजी है तो आ जाएगा, क्योंकि इसमें जनरेटिंग फंक्शन गिवन है। सो जो जो चीज़ें गिवन थी मैंने यहाँ पे लिख ली कि कैपिटल क्यू की वैल्यू ये गिवन है और कैपिटल पी की वैल्यू ये गिवन थी। नाउ अगर मैं ऑप्शन ए की तरफ जाता हूँ, पहले ऑप्शन ए चेक करता हूँ कि जनरेटिव फंक्शन अगर ये है, जो कि ये स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का फंक्शन है, सो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं कैनोनिकल मतलब इक्वेशन से लिखता हूँ, तो मेरे को पता है कि जब हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं तो सॉरी यहाँ से इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कैनोनिकल इक्वेशन लिखता हूँ जो कि क्यू और क्यू पे डिपेंडेंट है, तो वो एक इक्वेशन हमारी ये आती है और एक इक्वेशन हमारी ये आती है। आई होप आपने पढ़ी होंगी ऐसे 4 इक्वेशन। सो यहाँ से मैं जब F1 की वैल्यू डालता हूँ, इसमें F1 की वैल्यू डालता हूँ और स्मॉल p के बराबर लिखता हूँ, इधर से जब मैं करता हूँ ऐसे, तो यहाँ से रिलेशन आता है q = 1/p, और इसको जब मैं करता हूँ सिमिलर पार्शियल डिफरेंशिएट करना है इसमें और F1 की वैल्यू ये पुट करनी है दोनों में, तो यहाँ से जो कैपिटल P की आ रही है वो आ रही है। सो एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो ये दोनों क्या है, हमारे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि F1 हमारा एक जनरेटिव फंक्शन हो सकता है। क्लियर। सिमिलरली हम लोग बी के लिए भी चेक करेंगे। बी के करस्पॉन्डिंग हमारा जनरेटिव फंक्शन ये गिवन था, इसके करस्पॉन्डिंग कैनोनिकल जो इक्वेशन है हम लोगों ने लिखी, चेक किया पहले इसके लिए। ओके, इसके लिए मैं जब चेक करता हूँ तो जो रिलेशन निकल के आता है कैपिटल पी और स्मॉल पी के बीच में, वो निकल के आता है ये, जबकि हमारा आना चाहिए था ये रहा है। इसका मतलब क्या है, जनरेटिव फंक्शन नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में भी ऐसे चेक करना है आपको। ऑप्शन सी में जब चेक करोगे, क्योंकि यह फंक्शन स्मॉल पी और कैपिटल क्यू का है, जब इसमें चेक करता हूँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से कैपिटल क्यू की वैल्यू आती है -2/q, जबकि आनी कितनी चाहिए 1/p, तो ये भी हमारा जनरेटिव फंक्शन नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन भी हमको चेक करना था, और लास्ट ऑप्शन आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पर हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म से जो भी हमारे कोऑर्डिनेट थे q और p वो हमारे मिल जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर हो जाएंगे ए और डी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। करना क्या है, सिंपल सा जनरेटिंग फंक्शन के मैंने कैनोनिकल इक्वेशन रखो, फंक्शन की वैल्यू डालो उसमें, और फिर ट्राई करो कि ये जो दोनों इक्वेशन से हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। बस इतनी बात क्लियर हो जाने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 54 का जब पढ़ोगे तो सिंपल से ये बोला गया था कि एक पार्टिकल है जो कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है और वो फ्री है, और जब ये फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की बात करते हैं तो उसमें पोटेंशियल वहाँ पे हमारा bx जो है वहाँ पे इन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर पोटेंशियल बी के करस्पॉन्डिंग मूव कर रहा। ठीक है, तो हैमिल्टन ने हमारा t+bx से रिप्रेजेंट किया गया। ओके, सो बोला है अगर इस पर्टिकुलर पोटेंशियल के प्रेजेंस में इसकी स्पीड v है, कॉन्जुगेट मोमेंटम v है और लैग्रेंजियन l है, तो बताओ इन चारों में से कौन कौन सी चीज़ें सही है। सो अगर डायरेक्ट रिजल्ट अगर याद रहती हैं तो चीज़ें अच्छी रहती हैं, अगर नहीं रहती हैं तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। सो फॉर अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल अगर मैं लिखना चाहूँ टोटल एनर्जी को, तो वो लिख सकता हूँ ये, गॉट इट। फ्री पार्टिकल है तो ये एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। हैमिल्टन ने हमारा ये गिवन था, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यस। तो यहाँ से जब मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ से c² कॉमन निकालता हूँ, तो हैमिल्टन मैच हो जाता है ऑप्शन ए से। इतनी बात क्लियर है, गॉट इट। नाउ जब मैं दूसरे ऑप्शन में जाता हूँ जिसमें मेरे को वेलोसिटी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मैं मोमेंटम लिखता हूँ उसका, तो मोमेंटम आता है p = गामा m.v, क्योंकि v तो मेरे को निकालना है। ओके, सो नाउ गामा मेरे को पता है, ये हमारा रिलेटिविटी में हम लोग गामा की वैल्यू याद रखते हैं, ये गामा है, गामा की वैल्यू मैं पुट करूँगा, लेकिन वहाँ से मेरे को v चाहिए, तो v हमारा ही आ जाएगा p/गामा m0। सो गामा की वैल्यू जब मैं पुट करता हूँ और यहाँ से ये चीज़ निकल के आती है, अब मेरे को पता है v को अगर मेरे को निकालना है तो दोनों को रीअरेंजमेंट करूँगा। अरेंजमेंट किया, स्क्वायर लेके और एक साइड लेके गया, तो मेरे पास ये बचा। यहाँ से फिर से मैंने अरेंजमेंट किया, तो मेरा जो फाइनल b का एक्सप्रेशन निकल के आया वो आ गया
पी सी डिवाइडेड बाई रूट पी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तरीका समझ में आ रहा है हम लोग कर क्या रहे हैं। वेलोसिटी का निकालना है तो मोमेंटम पता होना चाहिए, मोमेंटम पता है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, गामा की वैल्यू पुट की और सारी चीज़ें हमारी कैलकुलेट हो जाती हैं। नाउ इसके बाद हम लोग ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नाउ हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन सी और डी में। ऑप्शन सी और डी में लैग्रेंजियन गिवन था। सो नाउ यू कैन चेक ऑप्शन सी और डी में से कौन सा लैग्रेंजियन हमारा करेक्ट है। सो उसके लिए क्या है, लैग्रेंजियन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारा हैमिल्टन पता है तो विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। गॉट इट। सो यहाँ से मैं, मेरे को पता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारा सिर्फ एक है, अलोंग द एक्स एक्सिस कर रहा था, तो मैं इसको लिखता हूँ, मोमेंटम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और वेलोसिटी मेरी बी थी तो बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे पहला वाला टर्म, और हैमिल्टोनियन हमारा ये निकला था तो ये हमारा हैमिल्टोनियन हो जाएगा। गामा की वैल्यू में पुट करता हूँ, गामा की वैल्यू पुट करने के बाद और मोमेंटम की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी जो फाइनल निकल के आता है वो निकल के आता है ऑप्शन डी की तरह। और याद रखिएगा रिलेटिविस्टिक में यहाँ पर जो लैग्रेंजियन आता है वो नेगेटिव आता है, तो ऑप्शन सी में नेगेटिव साइन नहीं है, ऑप्शन डी में नेगेटिव साइन था, इसलिए हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक है, इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब कोई बिग डील नहीं है। 1/√बी1 - बी² / c² पुट करोगे, कॉमन लोगे, सॉल्व करोगे तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 कवर कर लेते हैं। नाउ वी विल जंप इनटू द क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है। इसमें एक इंटीग्रल गिवन था और बोला गया था कि अगर मैं ए और बी की वैल्यू डिफरेंट रखता हूँ तो इसमें से बताइए कौन से ऑप्शन हमारे सही होंगे, मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी। सो फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल, जब भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इंटीग्रल आता है, सो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें कंटूर कौन सा गिवन है। तो जब मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ता हूँ तो इसमें जो कंटूर लिया गया है वो लिया गया यूनिट सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है। ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या है, ये इंटीग्रल गिवन है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से, सॉरी ये इंटीग्रल है, सबसे पहले हम लोग कंटूर बनाते। कंटूर हमारा ये सी है जिसका एक सर्कल है, ओरिजिन है, ओरिजिन इसका सेंटर है और रेडियस हमारी 1 है इसकी। नाउ ये एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, ठीक है, यहाँ पे 1,0 है, यहाँ 0, मतलब कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, नथिंग बिग डील। सो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि एफ जेड लिखना। तो इसमें अगर मैं एफ जेड की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये मेरा क्या है, एफ जेड है, मतलब इसको मैं एफ जेड ले रहा हूँ। एफ जेड लेने के बाद ये हमारा एफ जेड हो गया, तो मेरे को पता है कि इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाई जेड और जी जेड के रूप में लिखते हैं, क्योंकि मेरे को नोट्स निकालने होते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इस एफ जेड के करस्पॉन्डिंग मैं सिंगुलर पॉइंट निकालना चाहता हूँ, तो जी जेड को मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा ताकि मेरे को नोट्स मिल जाए, और उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये एफ जेड क्या होगा, वहाँ पे हमारा अनडिफाइंड होगा, मतलब वो वाले पॉइंट्स सिंगुलर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द सिंगुलर पॉइंट्स हम लोग जी जेड को क्या करते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं और वहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब ये मैं चीज़ करता हूँ तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू आती है वो निकल के आती है a/b और b/a, है ना। यहाँ से इसको 0 के बराबर पुट करोगे ना तो एक आएगा जेड की वैल्यू a/b, एक आएगा जेड की वैल्यू b/a। और फिर मैं चेक करता हूँ कि इन पर्टिकुलर जेड की वैल्यू पे फाई जेड हमारा 0 है तो नहीं है 0। अगर 0 नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो हमारे कैसे हैं, पोल्स हैं, लेकिन उनका ऑर्डर कितना 1 है। इतनी बात क्लियर हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि रेसिड्यू की तरफ जंप करते हैं। चलो कोई बात नहीं। सो जब मैं मान लिया इसको Z1 मान लिया, इसको Z2 मान लिया, तो मैं क्या करता हूँ कि Z = a/b पे रेसिड्यू निकालता हूँ। तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा ये फार्मूला होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इस फॉर्मूले में जब मैं पुट करता हूँ तो यहाँ से थोड़ा और सर्व करता हूँ तो मेरे पास जो रेसिड्यू आता है वो निकल के आता है ये। ओके, सिमिलरली अगर मैं Z2 के लिए निकालता हूँ तो रेसिड्यू सिमिलरली निकल के आएगा, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं इंटीग्रल निकालता हूँ, ये R1 की वैल्यू जब मैं पुट करता हूँ तो रेसिड्यू मतलब 2πi मल्टीप्लाई था ना, ध्यान दीजिएगा। मतलब जब हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल फार्मूला मेरे को पता है कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। सो जो वैल्यू गिवन होती है वो होती है इंटीग्रल की I = 2π आयोटा और यहाँ पे रेसिड्यू, अगर एक से ज़्यादा है तो उनका समेशन होता है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2π आयोटा से मल्टीप्लाइड था, वो डिवाइड था, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो I की वैल्यू रेसिड्यू के बराबर हो जाएगी।
सो जब मैं जेड इज इक्वल टू ए बाई बी के करस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकालता हूँ तो इंटीग्रल की वैल्यू ये आती है। अभी रेसिड्यू क्यों निकाला ये थोड़ा सा ध्यान से रखना। ओके, सो पहली बात मैंने दोनों पॉइंट्स के लिए निकाल लिया, फिर मैं बताऊंगा कौन सा हमको लेना कौन सा नहीं लेना है। जब मैं Z2 के करस्पॉन्डिंग निकालता हूँ रेसिड्यू, तो रेसिड्यू मेरा निकल के आता है ये, और इसी में अगर मैं इंटीग्रल की वैल्यू निकाल के आता हूँ तो वो निकल के आती है इतनी। अब मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए कि रेसिड्यू किस में निकालना था। मैंने इन जनरल तो निकाल लिया, वैसे अगर इनमें मेरे को वैल्यू पता होती तो मैं पता करता पहले कि कौन सा सिंगुलर पॉइंट इसके अंदर है कौन सा बाहर है। जो अंदर होते हैं उन्हीं पे हम लोग कह सकते हैं कि ये पोल है या किसी प्रकार की सिंगुलरिटी है। अगर वो वाला पॉइंट कंटूर के बाहर है तो वो वाला पॉइंट हम लोग लेते ही नहीं है। बट यहाँ पर ए और बी की वैल्यू हमारी गिवन नहीं थी, तो मैंने क्या किया, एक बार इसके करस्पॉन्डिंग निकाल लिया, इसके एक बार इसके करस्पॉन्डिंग निकाल लिया। अब मेरे को करना क्या है कि अब मैं चेक करूँगा एक एक करके पॉइंट्स को, और फिर मैं देखूंगा कि मेरे को कौन सा रेसिड्यू लेना है। सो मैं जब ऑप्शन ए की तरफ जाता हूँ तो ऑप्शन ए में ए इक्वल टू 1 दिया, बी इक्वल टू 2 दिया, तो अगर ए बाई बी का रेशियो कितना रहा 0.5 जो कि 1 से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि Z1 वाला जो पॉइंट है वो अंदर लाई कर रहा है, और Z1 वाला जो पॉइंट लाई अंदर कर रहा है उसी को हम लोग पोल बोलेंगे और उसी के करस्पॉन्डिंग रेशियो निकालेंगे। वो सारी चीज़ें मैं पहले कर चुका था। रेसिड्यू मैंने निकाल लिया था इसके करस्पॉन्डिंग Z1 के करस्पॉन्डिंग, जो कि था ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी क्यूब, और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करता हूँ तो आई की वैल्यू आ जाती है π/8। इसमें चेक करता हूँ तो ए बाई बी का रेशियो कितना रहा 1 आ रहा, मतलब 1 से कम आ रहा, क्योंकि बी बाई ए का रेशियो ज़्यादा आ जाएगा तो वो पॉइंट बाहर चला जाएगा। तो Z1 सी के अंदर है, इसलिए रेसिड्यू इसी के करस्पॉन्ड निकालेंगे। जो मैंने निकाल लिया था फॉर्मूले में पुट करता हूँ ए और बी की वैल्यू पहले वाले फॉर्मूले में I1 वाले में, सो वो आता है 10/27, जो कि ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी में क्या दिया था, ऑप्शन बी में दिया था इस इंटीग्रल की वैल्यू आई थिंक 5/8 नहीं 10/3, सो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन अभी सही है। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, जब हमारे ए और बी की वैल्यू 2 और 1 गिवन है। सो जब ए की वैल्यू 2 गिवन है, बी की वैल्यू 1 गिवन है, तो अगर अंदर लाना है तो बी बाई ए का रेशियो कितना हो जाएगा 0.5, 1 से कम है, तो मतलब Z2 वाला पॉइंट क्या है अंदर है। अब इसी के करस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकालेंगे, इसी करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल निकालेंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5/8 जो कि सही हो जाएगा। अब बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की। इसमें ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, तो बी बाई ए का रेशियो 1 से कम है, Z2 अंदर है, और Z2 अंदर है अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आई की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आ रहा है 10/27, लेकिन ऑप्शन में बोला गया था 5/8, तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन सही होंगे वो होंगे ए और सी। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला गया था कि आपके पास एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, सुनिएगा ध्यान से। न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस आर है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E0 है। ओके, और इसने बोला गया कि जिनका मतलब जिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग द के या फिर Z एक्सेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो इस तरीके से गिवन था, ये कहाँ पर गिवन है, एक पर्टिकुलर पॉइंट आर पर जो आउटसाइड है, और बोला गया था B0 जो है वो कांस्टेंट पोटेंशियल है ऑफ द स्फीयर, ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। सो ये जो अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से एक चीज़ लिखना चाहूँ या फिर समझना चाहूँ कि इस पर्टिकुलर कंडक्टिंग और न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बी इनसाइड की बात करूँ, मतलब पोटेंशियल अंदर कितना होगा, तो पोटेंशियल जब भी हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं तो जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल अंदर होता है। सो जब इसने क्वेश्चन में बोला गया कि B0 जो है वो कांस्टेंट पोटेंशियल है ऑफ द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर भी पोटेंशियल कितना है, कांस्टेंट है B0। अगर कांस्टेंट पोटेंशियल अंदर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 0 है, ऑब्वियसली ये पता है हमको, कोई बात नहीं, इतनी चीज़ें हमको क्लियर है तो हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं। सो मैं क्या करता हूँ कि जो जो मेरे को चीज़ें पता है मैं वो चीज़ों से निकालता हूँ सारी चीज़ें। ये चीज़ मेरे को पता है, ये पोटेंशियल कहाँ के मैंने ग्रेटर देन आर, तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ। यस, वो कैसे निकालता हूँ, ग्रेडियंट लेके, क्योंकि इसमें जब ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन सी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूछी गई है वो बाहर पूछी गई है, और इसमें बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कर्ल से इंडिपेंडेंट है। यही बोला ना गया था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज कर्ल फ्री। सो हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेटर देन आर के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं विद दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल है वो स्केलर पोटेंशियल है। ओके, नाउ अगर मैं ग्रेटर देन आर के लिए लिखना चाहता हूँ तो ये होती है। अब मैं कर्ल लिखता हूँ, कर्ल मैंने निकाला तो ये आ गया। अब मेरे को इतना पता है कि किसी भी स्केलर पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग अगर मैं पहले ग्रेडियंट लेता हूँ
और फिर कर लेता हूँ तो उसका रिजल्ट कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ से मैं भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर है वो 0 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हो कि पहले ग्रेडियंट निकालो फिर कर्ल निकालो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तब भी आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, इसके बाद मैं जब ऑप्शन ए की तरफ बढ़ता हूँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर मैंने निकाल दिया, वो ऑप्शन ए में पूछा गया था कि इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द स्फीयर कितना होगा या फिर किसके प्रोपोर्शनलिटी होगा। तो ये चीज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ फॉर द स्फीयर। मेरे को पता है बाउंड्री कंडीशन, मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है। परपेंडिकुलर वाले जो कंपोनेंट है वो कंटिन्यूस नहीं होते, उसके लिए जो आपका ये वाला आपने पढ़ा होगा, E1 परपेंडिकुलर माइनस E2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा इंड्यूस बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो परपेंडिकुलर है आपको पता है ये आपका स्फीयर है, तो इसमें अगर मैं नॉर्मल निकालूँ तो नॉर्मल क्या होगा, आर प्राइम होगा, मतलब अलोंग दी रेडियस या फिर अलोंग दी आर हमारा नॉर्मल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, ग्रेडियंट के टर्म्स में। सो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को मेरे को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो आर के लॉन्ग है। और कहाँ पर लिखना है ये चीज़, सरफेस पे, तो ये सरफेस पे मैंने लिखा। ये हो जाएगा बाहर के लिए, ये हो जाएगा अंदर के लिए, माइनस माइनस यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है इसलिए इसका वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर 0 हो जाएगा। मेरे पास जो सिग्मा इंड्यूस्ड बचेगा ये, अब मेरे को पता है कि जो एक्सप्रेशन मेरे को गिवन है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना, ये। ठीक है, एक्सप्रेशन आपको पता है, सिंपल सा, इसको आप लोग क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ई नॉट आएगा। ओके, आर से आर कैंसिल, स्क्वायर वाला टर्म हो जाएगा। सारी चीज़ें करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 E0 कॉस थीटा। ओके, सो इतनी चीज़ क्लियर हो जाने के बाद यहाँ से एक चीज़ हमारे समझ में आ जाती है कि जो सिग्मा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल है, ना कि साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। नाउ आफ्टर दैट, इसके बाद ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन आगे जो भी है बी के लिए। ऑप्शन बी में क्या पूछा गया था वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में पूछा गया था कि अगर आर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी। तो बेसिकली हमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है फॉर दी आर ग्रेटर देन 0 के लिए, वो आर ग्रेटर देन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए। तो पोटेंशियल मेरे को पता है, मेरे को ग्रेडियंट लेना है विथ नेगेटिव साइन। करते हैं फिर ये चीज़ हम लोग करते हैं यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डिंग कर मैं जब लिखता हूँ तो पहले वाले टर्म को, मतलब पहली बार हमको करना है पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट, तो दूसरे वाले को करना है थीटा का डिफरेंशिएट। क्योंकि जो ग्रेडियंट है यहाँ पे जब हम लोग आर थीटा फाई के टर्म्स में लिखते हैं तो उसको हम लोग 3 तरीके के, हमको वहाँ पे कह सकते हो कि आर थीटा फाई यूज करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट कह सकते हो कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमको ग्रेडियंट लिखना आना चाहिए फॉर द स्केलर पोटेंशियल। तो वो चीज़ें भी मैंने एक मतलब वीडियो में डिस्कस की हैं, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो फाई पे इंडिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पे फाई वाला टर्म नहीं आया, वरना फाई वाला भी टर्म आता। सो मेरे पास ये है आर और थीटा पे डिपेंडेंट था, इसलिए यहाँ पे इतना बचा। इसमें क्या है, आपको सिंपल से डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा इतना। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे और इन्होंने बोला गया कि एट आर इन्फिनिटी पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आर इन्फिनिटी वाला ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो फाइनल बचेगा वो निकल के आएगा ये। तो बोला तो गया था उन्होंने ये वाला टर्म, लेकिन हमारे यहाँ पे साइन थीटा भी आ रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ओके, सो कॉस थीटा वाला टर्म में तो है, लेकिन साइन थीटा वाला टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में बोला गया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट, मतलब ग्रेटर देन आर के लिए, क्या वो डाइवर्जेंस से फ्री है। सो क्वेश्चन की पहली लाइन में ही बोला गया था कि जो आपके स्फीयर है कंडक्टिंग है, लेकिन वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इसका मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज हमारा फ्री नहीं है। और जब यहाँ पे फ्री चार्ज नहीं है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पॉइजन इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे रो फ्री होना चाहिए। तो रो फ्री की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस हमारा क्या है, 0 है। तो आर ग्रेटर देन आर के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, कह सकते हो ग्रेडियंट, वो डाइवर्जेंस फ्री है। और यही ऑप्शन डी में बोला गया था।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हो जाएंगे वो ऑप्शन हो जाएगा डी बी हमारा सही हो जाएगा, सी बी हमारा सही हो जाएगा, बाकी ए और बी इनकरेक्ट हो जाएंगे। गॉट इट? सो नाउ वी विल जंप इनटू द क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया था कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है, वो अंदर रखा गया है एक डाइलेक्ट्रिक लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कि इनफाइनाइट तरीके से फैला हुआ है, उसके बीच में रखा गया, ठीक है। और उसकी जो डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन आर है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो सिंपल से एक पोलराइजेशन के ऊपर ऑप्शंस गिवन है और एक ऑप्शन गिवन है चार्ज के करस्पॉन्डिंग, मतलब स्क्रीन चार्ज के करस्पॉन्डिंग। तो पोलराइजेशन पता होना चाहिए और स्क्रीन चार्ज पता होना चाहिए। तो इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दूसरा तरीका आपको प्रिपेयर करूँगा। दूसरा तरीका कुछ इस तरीके से, पहले तो मैं इसको सिचुएशन को समझ लेता हूँ कैसे। कि मान के चलो एक आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, ठीक है, इनफाइनाइट वाला। एक मिनट, आपके पास क्या डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है इनफाइनाइट वाला। इसको बना के देखते हैं, बनाया तो नहीं कभी। ओके ओके, सो मान के चलिए यहाँ पे चार्ज क्यू पुट है, क्यू चार्ज है जो आपका फ्री है यहाँ पे। तो डाइलेक्ट्रिक है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सेंटर के अबाउट एक इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। और अगर सरफेस की बात करें जो कि इन्फिनिटी पे है, वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखे थे पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो कि ये जो क्यू चार्ज अंदर है और लीनियर डाइलेक्ट्रिक है, तो लीनियर डाइलेक्ट्रिक के लिए ये हमारा रिलेशन होता है पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग। गॉट इट? जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़े हैं। तो ये लीनियर डाइलेक्ट्रिक का रिलेशन है। सो जब कभी भी क्वेश्चन में, अब इसने बोला था कि आपको अगर कोई पॉइंट पी आपका यहाँ पे जो बहुत दूर है रेडियस से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी, इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से आएगी। तो वो हमारा इतना हो जाएगा। बीच में मीडियम कितना है, एप्सिलॉन आर है, इसलिए वो एप्सिलॉन आर वाला डायरेक्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मीडियम ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये आ जाती है किसी भी पॉइंट आर पे। तो पोलराइजेशन अगर मैं लिखता हूँ तो वो हमारा 1/r² के प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ये मेथड 1 है। लेकिन मेथड 2 इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जब कभी भी आपका पोलराइजेशन अगर गिवन नहीं होता है, एक्सप्रेशन गिवन नहीं होता है, तो आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ जाइएगा। क्योंकि मेरे को पता है जो लीनियर डाइलेक्ट्रिक है उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो ई पे इस तरीके से डिपेंडेंट होता है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो हमारा ये होता है क्यू एफ जो है वो हमारा क्या फ्री चार्ज है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट था, जो सेंटर पे रखा गया था। तो क्यू एफ की वैल्यू क्यू पुट करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ किसी भी पॉइंट, मतलब जो इनक्लोज कर रहा है इस पर्टिकुलर क्यू चार्ज को, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर सरफेस का सरफेस एरिया, तो वो निकल के आता है कितना, 4πr²। ओके, तो 4πr² यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ डी इंटू 4πr², और डी को रिप्लेस कर देता हूँ एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन ई से। तो मेरे पास अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर भी किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहूँ तो वो निकल के आ रही है इतनी। क्लियर है? क्योंकि इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक है तो ऑब्वियसली अंदर ही बात कर रहे हैं हम लोग। शो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ जाती है। अगर यही चीज़ आपसे पूछ लेता कि आउटसाइड, इस डाइलेक्ट्रिक के आउटसाइड, वैसे तो पॉसिबल नहीं, कोई इनफाइनाइट बोल दिया था, फिर भी आउटसाइड पूछता तो वहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाती, तो ये आ जाता। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ से पी भी हो जाएगी 1/r² के बराबर, मतलब प्रोपोर्शनली। तो जब मैं ऑप्शन की बात करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में बोला गया था कि मैग्नीट्यूड जो पोलराइजेशन वो किस तरीके से वेरीज करेगा, 1/r² से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। ना बात कर लेते हैं हम लोग इसके बाउंड्री चार्ज की या फिर स्क्रीन चार्ज की कि कितना स्क्रीन चार्ज आया। बट एक क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड वगैरह ये चीज़ें पूछी गई थी कि जो बाउंड चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्या वो फ्री चार्ज के मैग्नीट्यूड से कम है, ज़्यादा है, अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है। तो ये शॉर्टकट है, ठीक है। तरीका क्या है, मैंने बताया कि आपका फ्री चार्ज है तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, पोलराइज करेगा। पोलराइज करेगा तो वहाँ पे आपके इंड्यूस चार्ज आएगा। तो आपको पता करना है कि कितना बाउंड चार्ज आया वहाँ पे। तो बाउंड चार्ज आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ। ये वाला जो बाउंड चार्ज है वो कहाँ पर है आपका,
ये है हमारा सेंटर पे, जो मैंने बताया था कि इंड्यूस्ड होके आ रहा, तो उसकी वैल्यू होती है हमारी ये क्यू फ्री ब्रैकेट 1/k माइनस आर माइनस 1। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो यहाँ से जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ सारी चीज़ों की, तो वो निकल के आता है ये। तो क्यू बाउंड का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो वो निकल के आता है ये, और इसमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखता हूँ तो मैग्नीट्यूड जो आता है बाउंड वाले का क्यू से कम आ रहा है। ओके, सो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी में जो बोला गया था, ढंग से पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सी में बोला गया था कि जो मैग्नीट्यूड है स्क्रीन चार्ज का ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज, जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से क्या है? ज़्यादा है। अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा? सिंपल सा क्यू के बराबर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल जंप इनटू द क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया था कि एक लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में भरा गया है, ठीक है। रेडियस आर है, लेंथ एल है, और मैग्नेट इसकी जो एक्सेस है वो जेड एक्सेस के अलॉन्ग है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन है जो अलॉन्ग दी जेड एक्सेस है एम के कैप। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो 4 ऑप्शन में जो चीज़ें पूछी गई हैं वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। पहले में बोला गया था मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे में बोला गया था बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीसरे में बोला गया था सरफेस करंट डेंसिटी, चौथे में पूछा गया था सरफेस करंट डेंसिटी। ओके, फॉर द कर्व एंड द फ्लैट सरफेस। नाउ सो ये अच्छा सा कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चन आते भी रहते हैं, तो देख लेते हैं इसको। जो जो बोला गया वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास सिलेंडर है, इसमें मटेरियल भरा है, और पोलराइजेशन जो था, पोलराइजेशन हमारा कैसे, वो मैग्नेटाइजेशन कैसा है हमारा? यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ किसकी वैल्यू? सरफेस करंट डेंसिटी की, तो उसको हम लोग लिखते हैं मैग्नेटाइजेशन क्रॉस एन कैप। अब एन कैप हमारा यहाँ पे दो प्रकार की सरफेस है, एक कर्व्ड और एक आपका कह सकते हो फ्लैट वाली। जब मैं फ्लैट वाली सरफेस में जाता हूँ, जो कि टॉप और बॉटम है, फ्लैट वाली सरफेस में अगर मैं एन कैप लिखता हूँ तो वो आता है जेड, इस वाली सरफेस के लिए जेड कैप, और इस सरफेस के लिए माइनस जेड कैप। ओके, सो जब इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि के प्राइम, सॉरी, यहाँ पे जब मैं देखता हूँ के बी की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो निकाल सकते हो आराम से। कैसे? मैं यहाँ से यहाँ पे कर देता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व। सो जब मैं के बी का मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो वो कैसा आ जाएगा? के बी को लिखता हूँ मैं तो वो कितना आ जाएगा? एम नॉट जेड कैप, और फॉर द फ्लैट सरफेस एन कैप हमारा जेड क्या लोगे या फिर माइनस जेड क्या लोगे, तो ये वैल्यू हमारी नॉन जीरो आती है। इसका मतलब क्या है कि सरफेस पे हमारी जो कह सकते हो कि सरफेस करंट डेंसिटी है वो कैसी? नॉन जीरो है। तो ये चीज़ हमारी ऑप्शन सी या डी में से कुछ पूछी गई थी, कि बोला गया था कि फ्लैट सरफेस में जो सरफेस करंट डेंसिटी है वो कैसी है? नॉन जीरो है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कर्व्ड सरफेस की। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? कर्व्ड सरफेस की। कर्व सरफेस में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एक कर्व सरफेस है, और इसमें अगर मैं नॉर्मल निकालना चाहूँ तो नॉर्मल कितना आता है? आर कैप के अलॉन्ग, क्योंकि आपकी रेडियस इसी का अलॉन्ग है। तो फॉर द नॉर्मल सरफेस के लिए अगर एन कैप लिखना चाहता हूँ तो वो आर कैप है, गॉट इट। और जब मैं जेड क्रॉस आर कैप करता हूँ, ओके सॉरी, सो फॉर दी फ्लैट सरफेस जेड क्रॉस जेड कितना आता है? जीरो आता है, क्योंकि मेरे को पता है साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है। सॉरी। सो फॉर दी फ्लैट सरफेस ये जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? जीरो के बराबर आती है के बी की वैल्यू। बट कर्व सरफेस के लिए जेड क्रॉस आर की वैल्यू क्या होगी? क्या हो जाएगी? नॉन जीरो, क्योंकि 90 डिग्री बनाएंगे तो साइन 91 आ जाएगा। तो कर्व सरफेस के लिए के बी की वैल्यू नॉन जीरो आती है, कर्व सरफेस के लिए के बी की वैल्यू नॉन जीरो आती है, मतलब सी ऑप्शन सही है। और फ्लैट सरफेस के लिए जीरो आती है, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। बाकी की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। सरफेस करंट डेंसिटी के बाद हम लोग वॉल्यूम करंट डेंसिटी की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल क्रॉस एम। सो यहाँ से हम लोग करना क्या है कि एम आपका कांस्टेंट है, ओबियसली आपका मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट है, और किसी कांस्टेंट वेक्टर का हम लोग क्या कर लिखते हैं? जीरो लिखते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो बाउंड करंट डेंसिटी है वो कितनी है? बाउंड वॉल्यूम चार्ज करंट डेंसिटी, वो क्या बोल रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी कितनी आ रही? जीरो आ रही। तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ना इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले नंबर की। तो जब कभी भी आपका मैग्नेटाइजेशन गिवन है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन गिवन है और कांस्टेंट है,
यूनिफॉर्म है और क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया गया कि आपका फ्री करंट कितना है। तो जब भी फ्री करंट अगर गिवन नहीं है तो वहाँ पर क्या है कि ये एच जीरो होता है, या फिर कह सकते हो कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो होती है। वो क्यों जीरो होती है? क्योंकि हमको अगर मैं गॉस लॉ लिखना चाहूँ इन टर्म्स इनके लिए एच के लिए, तो वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो जहाँ पे जे एफ की वैल्यू जीरो, वहाँ पे एच भी हमारा जीरो होगा। सो अगर एच अगर जीरो है तो ये रिलेशन होता था बी और एम और एच के बीच में। तो यहाँ से एच की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ तो जो बी की वैल्यू है वो म्यू टाइम्स एम वेक्टर आ जाएगी। अब अंदर पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था अंदर, इनसाइड अगर मैं निकालता हूँ तो वो निकल के आती है इतनी, और अगर आउटसाइड निकालता हूँ तो वो आती है जीरो। क्योंकि जीरो इसलिए आती है क्योंकि आउटसाइड हमारा मैग्नेटाइजेशन तो है ही नहीं है, सिर्फ वो मतलब सरफेस पे और इसके अंदर ही है। तो अगर मैग्नेटाइजेशन अगर अब्सेंट है तो वहाँ पर बी आउट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जब भी हम लोग इस पर्टिकुलर वेक्टर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट को अगर मैं उसका कर लेता हूँ तब भी जीरो आता है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि मैं ऑप्शन ए में बोला गया था कि अगर आउटसाइड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ तो क्या वो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ग्रेडियंट के बाद अगर कर लेता हूँ तो वो कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। क्योंकि ये जीरो है तो ये भी तो जीरो आ रहा है, इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या, बी को मैं ये चीज़ तो लिख सकता हूँ ना, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल जंप इनटू द क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया था एक साइक्लोट्रॉन आपका मतलब सेटअप है, उसमें आपको ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल एसलेट कराना है, ठीक है। बोला गया कि दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो दी गई है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यूट्रॉन के लिए और 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है अल्फ़ा के लिए। रेडियस दोनों की आर डी और आर अल्फ़ा है। मासेस उनके इस तरीके से गिवन थे, तो बोला गया था कि रेडियस का रेशियो बताओ अल्फ़ा और डी के करस्पॉन्डिंग। सो साइक्लोट्रॉन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमको याद होने चाहिए। सर्कुलर मोशन में अगर मूव कर रहा है कोई चार्ज पार्टिकल तो उसकी जो रेडियस होती है वो हमको पता होनी चाहिए, कितनी होती है? एम बी अपन क्यू बी। ये ना, ये सारी चीज़ें आपको गिवन थी। ड्यूट्रॉन हमारा ये होता है, ये चीज़ हमारी गिवन है रेडियस, लेकिन चार्ज हमको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या है, ड्यूट्रॉन क्या है? 1s2। इसमें चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का, एक प्रोटॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। और अल्फा पार्टिकल हमारा होता है हीलियम का नाभिक या हीलियम का न्यूक्लियस, तो होता है 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ ये सिंपल सा रेडियस का फॉर्मूला, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। अब मेरे को पता है इसमें वेलोसिटी नहीं गिवन थी। अगर वेलोसिटी नहीं गिवन है तो मेरे पास एनर्जी पता है, इस पर्टिकुलर एनर्जी से पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। तो यहाँ से मैं स्मॉल वी की वैल्यू मतलब वेलोसिटी की वैल्यू या फिर स्पीड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिख सकता हूँ ऐसे। सो इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास जो रेडियस का एक्सप्रेशन आता है वो फाइनली आता है √2me/क्यूबी। सो अब मेरे को रेशियो लिखना है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आ जाता है। इसमें सारी वैल्यू पुट करनी है मेरे को, जो जो मेरे को पता है, एम की वैल्यू, ई की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, तो रेडियस आ जाती है 1, मतलब रेशियो आ जाता है 1, ठीक है। नाउ वी विल जंप इनटू द क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो ट्रांजिस्टर का है, जिसमें आपका मतलब बेस और एमीटर टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल 0.7 गिवन है और गेन फैक्टर भी गिवन है 400 400, और बोला गया था कि बेस करंट बताइएगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब भी ट्रांजिस्टर क्वेश्चन है सिंपल सा इन्हीं मतलब कह सकते हो कि इनपुट और आउटपुट सेक्शन में हमको क्या करना पड़ता है, KVL लगाना पड़ता है और आंसर्स आ जाते हैं। कैसे सॉल्व करना है इसको देख लेते हैं। तो जैसे जैसा गिवन है वैसे वैसे हम लोग देखते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा जो हम लोग फेमिलियर हैं इस पर्टिकुलर सर्किट से वैसा हम लोग बना लेते हैं। तो मेरे को पता है कि यहाँ पर जो ये BCC है जो मेरे को गिवन है 10 वोल्ट, ये इस पॉइंट पे भी है और इस पॉइंट पे भी है। तो क्यों ना मैं इसको 2 बैटरी बना लेता हूँ 10-10 वोल्ट की। सो मैंने क्या किया कि बेस के लिए अलग बना लिया और कलेक्टर के लिए अलग बना लिया। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, देख लीजिएगा। ये 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे भी लगी है, 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे भी लगी है। यहाँ से करंट IC चला और मतलब यहाँ से IC करंट गया, यहाँ से IB करंट गया, यहाँ से IE करंट गया। गॉट इट। सो मेरे को करना क्या है कि एक लूप ये है इनपुट वाला और एक आउटपुट वाला, दोनों में मेरे को KVL लगा देना। तो ये इनपुट सेक्शन है, आउटपुट सेक्शन है, करंट पता है, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, सिंपल सा मेरे को IB की वैल्यू पता करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इनपुट सेक्शन में KVL लगा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा KVL कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 10 वोल्ट मेरे को पता था, पोटेंशियल का टर्म में लिखना
अब यहाँ से करंट जा रहा है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, ओके। गया तो -100, IB की वैल्यू पता नहीं है। फिर हमको क्या मिला, बैटरी मिली कितने की, 0.7 की। हम लोग जा रहे हैं, मतलब क्या आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव साइन, ओके। बैटरी हमारी आ गई, सो माइनस साइन BB। फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो करंट आ जाएगा IE मल्टीप्लाई बाई 1 किलो, ओके। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो I मतलब जो जो नॉन क्वांटिटी नहीं है उसको मैं एक साइड ले जाता हूँ, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो निकल के आ जाती है। गॉट इट। सो यहाँ से मेरे को पता है अगर मैं IE को इन टर्म्स ऑफ IB लिख दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये रिलेशन मेरे को पता था कि जो अमीटर करंट होती है वो कितनी होती है, IC और IB के बराबर। सो यहाँ पर मैं IC को रिप्लेस कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फार्मूला। तो मेरे पास I इन टर्म्स ऑफ IB ये आ जाता है। ये यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, IB के एक्सप्रेशन बनाता हूँ और यहाँ पे IB की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो IB की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो वो आ जाता है 18.6 माइक्रो एम्पियर। गॉट इट। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 60 भी कंप्लीट हो जाता है। ना बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया था कि कुछ आपके पर्टिकुलर वेक्टर्स हैं, उनका सेट गिवन है 1x(x²) और बोला गया था कि ये सारे कैसे ऑर्थोगोनल बेसिस हैं और एक पर्टिकुलर रेंज में -1 से 1 के बीच में। इसके बाद बोला गया था कि अगर मान के चलो 3 फंक्शन ले रहा हूँ, ये जो गिवन थे ब्रैकेट में, इन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखता हूँ, ऊपर देख रहे हो -1 से 1 इंटीग्रेशन है तो 1 आती है, तो उसमें स्मॉल n की वैल्यू बतानी थी, ओके। सो जैसा गिवन है वैसा हम लोग देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल बेसिस है, एक नई स्टेट्स हमारी 3 आती हैं, हमको इन पर्टिकुलर स्टेट के करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारी गिवन थी, तो स्मॉल n वो कैपिटल N की वैल्यू बतानी। सिंपल सा इंटीग्रेशन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। सो ये मान के चलो ये इनिशियल ऑर्थोगोनल स्टेट्स हमारी प्रेजेंट थी और नई स्टेट्स जो आई थी वो 3 ब्रैकेट में लिखी थी, उसमें से जो लास्ट वाली थी वो हमारी ये थी, ये वाली स्टेट, और इस स्टेट की करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये थी। तो इसमें फॉर्मूले पुट करेंगे और हम लोग सॉल्व कर देंगे। इंटीग्रेशन लेना सिंपल सा, तो इसको स्क्वायर करना है, ये वाला रख दिया मैंने स्क्वायर करके। अब ब्रैकेट को थोड़ा ओपन करिएगा, x² से मल्टीप्लाई करो एंड ऑल थिंग्स। सो यहाँ से आ जाएगा 21/4n, ये वैल्यू पुट की ये आ जाएगा। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन यहाँ पुट करोगे, -1 से 1 ये वैल्यू पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस नेगेटिव माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से n की वैल्यू सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया था कि आपके पास हैमिल्टोनियन गिवन है इस तरीके से और इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाली निकल के आती है। तो dA/dQ = ये लिखा है, तो इसमें n की वैल्यू बतानी थी। सो जब भी हैमिल्टोनियन गिवन है तो उससे हम लोग इक्वेशन मोशन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ये तो हम लोग पढ़े ही थे, ओके। सो चीज़ें करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो ये हैमिल्टोनियन गिवन है, ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में गिवन थी, ये भी चीज़ गिवन थी, इसमें n की वैल्यू पूछी गई थी। सो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। ये दूसरा तरीका लिखने की। नाउ अब मेरे को पता है अकॉर्डिंग टू अगर हैमिल्टोनियन गिवन है तो मैं कैनोनिकल इक्वेशंस कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन। तो Q डॉट अगर मैं लिखता हूँ, Q डॉट अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो निकल के आता है P/m। इसको इस हैमिल्टोनियन को P के रेस्पेक्ट में अगर आप लोग डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं मोमेंटम के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन तो वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर Q डॉट वाली चाहिए, इस ये जो एम है वो Q डॉट वाली चाहिए, तो इसमें डबल डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ से आ जाएगा राइट हैंड साइड में भी P डॉट की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ। यहाँ से पुट क्या करना है मेरे को, H को Q के साथ डिफरेंशिएट करना है विथ नेगेटिव साइन। सो मेरे पास जो Q डबल डॉट है वो ये आ जाता है। नाउ आफ्टर दैट जो फाइनल हमारा निकल के आता है वो हमारा ये आ जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, माइनस माइनस साइन को अंदर ले जाता हूँ और m को इस साइड ले जाता हूँ, तो m आ जाता है इतना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m q डबल डॉट की वैल्यू ये गिवन थी, देख सकते हो आपको ये गिवन थी, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, माइनस माइनस साइन से कैंसिल करता हूँ, तो del h del q की वैल्यू आ जाती है ये 5q/aq। अब del h बाई del q की वैल्यू निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ हैमिल्टोनियन। वो बात जब मैं वैल्यू निकालता हूँ तो वो निकल के आती है इतनी, जहाँ पे a प्राइम क्या है del l बाई del q, क्योंकि ये हमारा q पे डिपेंडेंट था। इतनी बात क्लियर। इसको सिंपल सा पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, इसको करोगे तो जीरो आएगा, इसको आप करोगे प्रोडक्ट के रूप में तो पहले q का
क्यू स्क्वायर का, फिर ए क्यू का, तो ये आ जाएगा ए डैश कितना है, डेल ए बाई डेल क्यू। नाउ इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू डेल एच बाई डेल क्यू की वैल्यू मैं इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूँ, इस वाले में, तो निकल के आता है ये। सो यहाँ से मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मेरे को एट द एंड ये वैल्यू चाहिए डेल ए बाई डेल क्यू। इसको रीअरेंज करता हूँ, कोई ये वैल्यू चाहिए थी मुझे, इसको रीअरेंज करता हूँ, एक इसको लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, तो मेरे पास निकल के आता है ये 3/QA। सो यहाँ से जब मैं n की वैल्यू निकालता हूँ तो n की वैल्यू आ जाती है 3। ठीक है, सो ये तरीका था हमारा क्वेश्चन। h गिवन था, q डबल डॉट निकालना था, q डबल डॉट निकाल के पुट करना था और आपको कंपेयर कराना था। सो आपके यहाँ से आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 64 जो कि बहुत आसान है। क्वेश्चन बोला गया था कि आपके पास 5 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं जिनका मास m है और स्पिन 3/2 है। फिर बोला गया था कि इनको 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बेल में ऐसे सिस्टम में रखा गया है जिसकी लेंथ l है, तो लोएस्ट एनर्जी सिस्टम की बतानी थी, कितनी थी, और बोल दिया कि सिस्टम की एनर्जी इतनी है, तो बताइएगा कितना आएगा इसका n की वैल्यू। तो जब भी आपके स्पिन दी हो तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कितने पार्टिकल करस्पॉन्डिंग टू सिंगल एनर्जी लेवल्स में भर सकते हैं हम लोग। तो स्पिन 3/2 गिवन थी हमारी, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2s+1 के करस्पॉन्डिंग 4 पार्टिकल्स सिंगल एनर्जी लेवल्स में हम लोग फिल कर सकते हैं। गॉट इट। सो मेरे पास टोटल कितने 5 हैं, तो जब मैं फिल करता हूँ तो पहले में 4 आ जाते हैं, बचा हुआ हमारा दूसरे वाले में चला जाता है। 1D के लिए अगर मैं n लेवल की एनर्जी लिखता हूँ तो वो आता है n² π² h² 2ml²। अगर मैं इस वाले को E0 मान लेता हूँ तो पहले वाले की E0 आ जाएगी, दूसरे वाले की 4E0 आ जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू 2 है। सो अगर मैं अब सिस्टम की एनर्जी लिखना फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे लिख सकता हूँ, पहले वाले में 4 है तो 4E0 आ जाएगा, दूसरे वाले में 1 है तो 1 × 4ε0, तो हमारी 8ε0 आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E0 हमारा ये गिवन था, ये हमारी टोटल सिस्टम गिवन थी। जब मैं कंपेयर करता हूँ तो n की वैल्यू आ जाती है 8। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा 8। ना हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। 64 के बाद 65, पहले 65 कर लेते हैं क्योंकि आसान है। 64 में थोड़ा टाइम लगेगा बट हम लोग कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 65 में क्या था कि एक ओपन पे गिवन है, जेनर डायोड गिवन है, तो आउटपुट वोल्टेज बताना था। जेनर डायोड का जो वोल्टेज है वो 1.5 है और फीडबैक में लगा है, ये सारी चीज़ें हमारी गिवन थी। सो पहले बार सिस्टम मतलब जो गिवन है, जो चीज़ें गिवन है हम लोग वो उसको लिख लेते हैं और क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 65 में जा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आसान लगे, क्योंकि 64 में थोड़ा सा लेंदी नहीं है, थोड़ा सा समझने का तरीका है। ओके, सो ना क्वेश्चन नंबर 65 का हम लोग पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम ये था, पता नहीं कैसा बनेगा। हाँ, डायग्राम गिवन ये था, नेगेटिव फीडबैक हमारा है यहाँ पे, क्योंकि आपको आउटपुट वाला ये रेजिस्टेंस आया फीडबैक वाला वो नेगेटिव टर्मिनल से गया, तो नेगेटिव फीडबैक है। थोड़ा फैमिलियर नहीं लग रहा तो मैंने इसको इस तरीके से बना लिया ताकि ये सारी चीज़ें लिख पाऊँ। ओके, सो सिस्टम इस तरीके से गिवन था। नाउ अब मेरे को पता है कि ये जो नेगेटिव फीडबैक अगर है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, BGC लगा सकते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 वोल्ट है तो इस वाले टर्मिनल पे भी 1 वोल्ट आएगा। गॉट इट, ये चीज़ क्लियर है ना। सो अगर यहाँ पे 1 वोल्ट है, आप खुद सोचिएगा, अगर ये टर्मिनल 1 वोल्ट पे है और ये जो है वो कैसा है, नॉन इन्वर्टिंग है। कैसा है, नॉन इन्वर्टिंग है। अगर नॉन इन्वर्टिंग होता है तो वहाँ पे हम लोग जब आउटपुट वोल्टेज लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, B आउटपुट इक्वल टू 1 + RF/R इंटू B इनपुट, ऐसे लिखते हैं ना। सो इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो ये मेरे को एक चीज़ आप बताइएगा कि B आउटपुट जो होगा क्या वो 1 से ज़्यादा आएगा कम आएगा। ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये 1 वोल्ट है, वो 1 किलो ओम है, ये 1 किलो ओम है, तो वो 1 से ज़्यादा आएगा। अगर वो 1 से ज़्यादा आएगा तो मतलब B आउटपुट वाला टर्मिनल ज़्यादा है और B इनपुट वाला टर्मिनल कम है। अब जाइएगा जेनर डायोड में, ये वाला टर्मिनल ज़्यादा है, ये वाला टर्मिनल कम पोटेंशियल पे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन। तो जब ब्रेक डाउन रीजन पे हमारा जेनर डायोड चला जाता है तो वो एक बैटरी की तरह काम करता है। तो इसमें करता क्या हूँ मैं, इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर देता हूँ जो कि हमारी 5.1 वोल्ट की थी। ओके, सो अब हमारे पास क्या हो जाती है, सिंपल इक्वेशन हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर नोड ए पर मैं लगाता हूँ
KCL। सो इस पॉइंट ए पर मतलब नोड पे मैं क्या करता हूँ, करंट वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूँ कि यहाँ से करंट निकला 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1, यहाँ से भी करंट बाहर गया, तो आउट गोइंग करंट को मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो यहाँ से लिखता हूँ 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1, करंट लिखना ना, तो पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस। यहाँ से देखता हूँ तो कितना था, 1 माइनस ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल का, कोई दो पोटेंशियल यहाँ पे, तो 1 माइनस माइनस के 1 मतलब 5.1 प्लस बी नॉट डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है 7.1। गॉट इट। ये एक तरीका, ये वाला एक हो गया ऐसा। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका के लिए पहले मैं जो इसको ओके, सो जैसा जैसा बोलता जाऊँ वैसा वैसा समझते जाइएगा। यहाँ 1 वोल्ट है, अंदर करंट जा नहीं सकता तो करंट जाएगा बाहर, ठीक है, 1 वोल्ट है, सॉरी करंट गया बाहर। ओके, नाउ मेरे को एक चीज़ बताइएगा, यहाँ 1 वोल्ट है तो करंट यहाँ कितना आया होगा, 1 मिली एम्पियर है ना, तो ये 1 मिली एम्पियर जा रहा है। गॉट इट। तो ये 1 मिली एम्पियर जा रहा है और अब अंदर करंट जा नहीं सकता तो इस साइड को चला गया, और ये पोटेंशियल यहाँ पर बी आउटपुट हमको निकालना था। ये 1 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस हमारा 1 किलो ओम है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो आप खुद बताइएगा ऊपर वाले सेक्शन में। फिर से बता रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल हमारा कितना हो इस पॉइंट पर कि करंट हमारा 1 मिली एम्पियर आए, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर पोटेंशियल मतलब कितना हो कि 1 मिली एम्पियर आ जाए, तो वो कब आएगा, जब हमारा यहाँ पर 2 वोल्ट हो, ठीक है। जब हमारा 2 वोल्ट होगा तभी हमारा करंट कितना आएगा, 1 वोल्ट 1 मिली एम्पियर आएगा। सो यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी है, जेनर की बैटरी कितनी है 5.1 की, तो टोटल जो पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा 7.1। ये चीज़ क्लियर है। ये 1 वोल्ट था, ये 1 वोल्ट होगा। ओके, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहूँ क्योंकि करंट यहाँ पे 1 मिली एम्पियर आ रहा है, तो 1 मिली एम्पियर हमारा इसके अंदर तो जा नहीं पाएगा, जाएगा बाहर की साइड ही। तो कितना पोटेंशियल, क्योंकि अगर मैं यहाँ 1 वोल्ट रखूँ, यहाँ 2 वोल्ट रखूँ, तभी तो हमारा करंट कितना जाएगा 1 मिली एम्पियर का ना, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना हमको। सो यहाँ से हमारा आ जाएगा कि ये जो बैटरी होगी जेनरल डायोड के बगल में जो लगी है वो कितनी 2 वोल्ट की होनी चाहिए। सो इस तरीके से हमारा 5.1 प्लस 2 आ जाएगा। वैसे ये तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई बिग डील नहीं है ना। हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। 64 जो प्रॉब्लम है वो हमारी कैसी है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स से, जिसमें थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बोला गया था कि एक व्हील है और इसकी जो आर्म मतलब मास है वो 4m है, रेडियस r है, और ये जो बना गया वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास m से बना गया, और जो रिम वाले का मास है वो हमारा 3m का है, और सेंटर में मास m रखा गया है। इतनी बात क्लियर है। सो इस तरीके से मतलब साइकिल का पहिया, ऐसे मान लो साइकिल का पहिया है, अंदर जो आपका जो कह सकते हो कि बाहर जो टायर है उधर वाले का मास कितना है 3m है, और जो आपका सेंटर उसमें मास m है। ओके, फिर बोला गया कि मान के चलो कि द स्पोक्स ऑफ द व्हील आर मासलेस। ओके, सो जो आपकी जो डंडियाँ बनी ना वो मासलेस है। फिर बोला गया कि सेंटर ऑफ द मास ऑफ द व्हील इज कनेक्टेड टू द हॉरिजॉन्टल मास रॉड ऑफ 2r। सो पहले शुरू में आपका ये वाला मतलब ये फ्रंट व्यू आपका गिवन है कुछ इस तरीके से। अब इसको उन्होंने क्या किया कि एक रॉड में उसने फंसा लिया और फिर वो एक प्लेन में चारों तरफ घुमा रहा है। गॉट इट। मतलब ऐसे उसने फंसा लिया रॉड को, और रॉड हमारी जो हमारी ये दिख रही होगी ओमेगा वाली, मैं फिर से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। सो ये जो है ये इसको घुमा रहा है ऐसे, तो ऑब्वियसली ये जो आप इमेजिन कीजिएगा ये जो आपका व्हील है ये अपनी एक्सिस पे स्पिन करेगा, यस, और आगे भी बढ़ेगा। सो मतलब इसके अबाउट भी आपका रोटेशन होगा और ये स्पिन भी करेगा अपने आप। इतनी बात क्लियर है ना। मतलब इसके अबाउट स्पिन भी कर रहा है और ये आगे की तरफ ऐसे मूव कर रहा है। तो इसमें दो तरीके की आपकी क्या हो रही है, इसकी मोशन हो रही है। एक तो ये आगे बढ़ रहा है और इसमें अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है इसकी स्पिन, इसके अबाउट क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। ओके, सो ये चीज़ अगर क्लियर हो जाती तो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो बोला गया था कि आपको बताना था एंगुलर मोमेंटम का टाइम वेरिएशन, उसका मॉड की वैल्यू कितनी आएगी। सो एंगुलर मोमेंटम के बारे में इसमें पूछा गया था, तो इसका सोल्यूशन हम लोग बात कर लेते हैं। नाउ एक सेकेंड, लेट मी क्लियर द पेज।
जो जो चीज़ें मेरे को पता है वो चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। जब ये व्हील इंडिपेंड मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर व्हील की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँ तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसके एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रॉड को भी यहाँ पे फिक्स किया गया ना, तो इसके सेंटर फिक्स किया गया था। तो सेंटर के अबाउट अगर मैं निकालता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो निकल के आता है 3 mr², जो कि जेड एक्सिस के अबाउट है। मतलब अगर मैं इस पेज की बात करूँ तो परपेंडिकुलर टू द पेज, मतलब आउट ऑफ द पेज अगर मैं निकालना चाहूँ उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट तो कितना आता है 3 mr²। गॉट इट। अब सिचुएशन हमारी ये थी, इसको रॉड को 2r पे रखा, 2r की लेंथ की रॉड है और इसको फंसाया और ये मतलब अब ये जो है ये रोटेट हो रहा। तो मेरे पास दो तरीके का ओमेगा है, एक ओमेगा ये वाला और ये जब ये खुद अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा वो कितनी ये वाली है। तो दोनों की चीज़ें पता होनी चाहिए ना। अब मेरे को पता है कि दो तरीके का अगर यहाँ पे मोशन हो रहा है तो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर ओमेगा ये जो कार्ट है वो एक जेड एक्सेस के अबाउट क्या करेगी, इस एक्सेस के अबाउट क्या करेगी, प्रिसाइज करेगी, है ना, ऐसे आगे की तरफ ऐसे ऐसे प्रिसाइज करेगी। और तो अगर मैं इस तरीके का प्रिसीजन हो रहा है इस पर्टिकुलर कार्ट का या व्हील का, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग इसकी वेलोसिटी लिखना चाहूँ या फिर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगी इस सिस्टम के लिए। तो हमारी ये आ जाएगी, एक पार्टिकल है 2r की मतलब वो है और इसको मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। तो इसके अगर मैं लिखना चाहूँ सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग इसकी क्या लिखना चाहूँ, वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो वही आ जाएगी ओमेगा इंटू रेडियस। रेडियस कितनी है 2r के करस्पॉन्डिंग। नाउ ये किसके करस्पॉन्डिंग, इस पर्टिकुलर ओमेगा के करस्पॉन्डिंग है। नाउ अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर ओमेगा के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि अपनी एक्सिस के अबाउट भी स्पिन कर रहा। तो इसके अबाउट अगर मैं वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी आर ओमेगा। अब ये पर्टिकुलर इसी की ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर व्हील के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में लिख रहा हूँ तो ये दोनों वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से ओमेगा और इस पर्टिकुलर कैपिटल ओमेगा के बीच का रिलेशन आ जाता है जो कि है 2 ओमेगा करस्पॉन्डिंग। सो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो टोटल एंगुलर वेलोसिटी आ रही है वो हमारी निकल के आ रही है, एक आ रही है जे के अलोंग, एक आ रही है के अलोंग, क्योंकि हमारे पास एक इस तरीके से ओमेगा है और एक इस तरीके से ओमेगा। सो ये हो जाएगा हमारा जे, ये हो जाएगा हमारा के। ठीक है, यही उन्होंने बोला था कि आपको ऊपर लेना जेड जे मतलब जेड कैप और इस साइड लेना हमें वाई कैप। सो इस तरीके से मेरे पास जो टोटल एंगुलर वेलोसिटी जो आ गई हमारी दोनों एक्सिस पे, जो एक स्पिन हो रही थी और एक प्रिसाइज कर रही थी, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ ये चीज़। तो अगर मेरे को एंगुलर वेलोसिटी पता है तो एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकता हूँ इस तरीके से। अब मेरे को पता है कि दो तरीके के यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, एक हमारा है ऑर्बिटल, एक हमारा है स्पिन। तो दोनों के लिए मैं चीज़ें लिखता हूँ। तो बात कर लेता हूँ पहले ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग। तो ऑर्बिटल के मतलब ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग अगर मैं लिखता हूँ एंगुलर मोमेंटम तो आर क्रॉस पी कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। जब मैं आर क्रॉस पी लगाता हूँ तो मेरे पास रेडियस कितनी है आर है, 2r है, मास कितना है 4m है और वेलोसिटी कितनी आ रही थी 2r ओमेगा आ रही थी। यहाँ पे पुट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है ये चीज़ 16 mr² कैपिटल ओमेगा जेड एस कैप। अब यहाँ से चीज़ एक समझ में आ रही है कि ये सारी चीज़ें कैसी कांस्टेंट है। ओके, सो एल ऑर्बिटल हमारा इतना आ गया, क्योंकि टोटल चाहिए तो एक हमारा ये आ गया। अब स्पिन वाला भी हम लोग देख लेते हैं। जब ये वाला कार्ट अपनी एक्सेस पे स्पिन कर रहा था तो उसके करस्पॉन्ड अगर मैं मोमेंटम लिखना चाहूँ तो आ जाएगा आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू में पुट करता हूँ जो मैंने निकाली थी शुरू में, वो आ जाती है 3 mr² और ओमेगा आपकी आ जाएगी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी को कैपिटल ओमेगा के टर्म्स में लिखता हूँ तो ये आपकी आ जाएगी। सो यहाँ से जो एल स्पिन है वो हमारी आ जाएगी। नाउ ये जो है अलोंग किसने जेड एक्स अलोंग आर एक्सेस है, आर कैप एक्सेस, ये अलोंग किसके जेड कैप के एक्सेस। ओके, सो ये जो है स्पिन वाला उसका एंगुलर मोमेंटम किसके अलोंग है, इसकी रेडियस के अलोंग। ओके, ऐसे आर के अलोंग, ऐसे आर के अलोंग, आर के अलोंग। ओके, नाउ एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे देखूँ तो ये आर कैप की डायरेक्शन अलग अलग है। इस पॉइंट पे देखता हूँ तो इस साइड है, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, मतलब क्या है टाइम के साथ साथ कौन सा ऐसा फैक्टर है जो चेंज हो रहा है, वो है हमारा आर कैप। सो जब मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका वेरिएशन देखता हूँ एंगुलर मोमेंटम का, टोटल एंगुलर मोमेंटम का, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ये वाला चीज़ कांस्टेंट है, ये वाली चीज़ कांस्टेंट थी तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन किसमें इसमें है। सो यहाँ से हम लोग एक चीज़ लिख लेते हैं ये। सो ये चीज़ कांस्टेंट है, इसको बाहर में लिखता हूँ, बाहर आ गया, हमारे पास बचा कितना ये चीज़ आपको याद रखनी है अभी फ़िलहाल के लिए। ये जब आप लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ते हो
वहाँ पे हमको ये चीज़ समझ में आती है, जब कभी भी हमको हमारा वेक्टर रोटेट हो रहा हो विथ ओमेगा से, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो निकल के आती है। ओके, सो यहाँ से इसकी ओमेगा वैल्यू पुट करोगे, सो यहाँ से आ जाएगा 6mr² ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू गिवन थी कितनी, nmr² ओमेगा स्क्वायर। सो जब मैं कंपेयर करता हूँ तो स्मॉल एन की वैल्यू आ जाती है 6। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 64 आ जाता है। सो नाउ हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सेक्शन में सारे जो कंप्लीट क्वेश्चन थे 65 फिजिक्स के रिगार्डिंग वो सारे कंप्लीट कर लिए। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो, और बाकी इसके डिस्क्रिप्शन में गिवन है लिंक चैनल की, तो वहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा, वहाँ से आप चीज़ें देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट हमारा 2024 का सॉल्यूशन चाहिए तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करिएगा, और सजेशन भी दे सकते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। गॉट इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना।